मैक्स स्कॉलर के इंटरव्यू की जो सीरीज़ में बना रहा हूँ उसकी सीरीज़ के अंदर एक और कड़ी आज जुड़ने जा रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मैक्स स्कॉलर 2021 के एक स्कॉलर से बात करेंगे। ही इज़ द मैक्स स्कॉलर 2021 फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय मेरे व्यूअर्स को दें। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्य स्वरूप मोहांती, उड़ीसा से हूँ और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय INS चिल्का का हेड मास्टर हूँ मैं। और 2021 की जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप है उसमें 3 पार्टिसिपेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से मैं एक हूँ। मैं भी सेम प्रोग्राम में आया था लास्ट ईयर और दिव्य स्वरूप जी इस बार आए हैं। इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में दिव्य स्वरूप जी और मैं आपको बताएंगे किस तरह से आप ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप है एक्वायर कर सकते हो। सो स्टे ट्यून विथ मी। मैक्स्ट, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान की एक मिनिस्ट्री है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इंडियंस को भी अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है मैक्स्ट के द्वारा, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहो तो उसे ज़रूर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐड कर दी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। आइए जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है टीचर्स को, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानकारी लेते हैं। दिव्य स्वरूप जी, ये जो आपकी स्कॉलरशिप है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। ये मैक्स की तरफ से सिर्फ टीचरों के लिए ही है। टीचर मतलब जो परमानेंट हैं और जिनका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये टीचर्स आइदर KVS से हो या तो JNV से हो या तो CBSE एफिलिएटेड स्कूल के हैं। वो प्राइमरी टीचर हो सकते हैं, सेकेंडरी टीचर हो सकते हैं और सीनियर सेकेंडरी टीचर्स भी हो सकते हैं। और कभी कभी कुछ चेंजेस इसमें पॉसिबल है, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था इन द ईयर 2019 में, तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी एलोकेट की थी जो KVS को, JNV को और CBSE एफिलिएटेड स्कूल को, वो कुछ और थी। और जब आपके समय जब आपने जब फॉर्म फिलअप किया तो वो डिफरेंट थी। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैक्स स्कॉलरशिप की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो ये डिटेल्स है, मैं यहाँ लिंक अटैच कर रहा हूँ। इस छात्रवृत्ति के लिए एज क्राइटेरिया भी है। जो करंट ईयर चल रहा है उससे एग्जैक्ट 35 ईयर्स बिफोर 2 अप्रैल के बाद आपका बर्थ होना चाहिए। सो अगर सरल शब्दों में कहूँ तो आपकी एज 35 ईयर्स या तो बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये 18 मंथ्स का एक प्रोग्राम है। 18 मंथ्स में से 6 मंथ जो है वो आपको जापानीज लर्निंग के लिए होता है और 1 साल अपना जो रिसर्च प्रोग्राम होता है कि जिस बेसिस पे हम लोग अपना चूज करते हैं कि किस फील्ड में हम लोग को रिसर्च करना है। हियर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जो आपका रिसर्च है उसके लिए ऑलरेडी रिसर्च फील्ड एंड रिसर्च एरिया एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके बेसिस पर आप अपना रिसर्च थीम डिसाइड कर सकते हो। पहले 6 महीने आपको इंटेंस जापानीज लैंग्वेज लर्निंग का कोर्स करना है। ये इसलिए करवाते हैं जिससे कि हमारा जो स्टे है जापान के अंदर वो थोड़ा सा ईजियर हो जाए और मोर कंफर्टेबल हो जाए। और उसके बाद का जो 1 ईयर स्पैन है वो हमारे रिसर्च को हम डेडिकेट कर सकते हैं। मोर और अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट एजुकेशन प्रोग्राम की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल सेमिनार्स यहाँ कंडक्ट करवाते हैं। वो भी कुछ सब्जेक्ट्स हमें ऑफर करते हैं। तो मैंने 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में ISEP के ही कुछ सब्जेक्ट्स लिए थे जो जापान के कल्चर के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में थे। तो इट इज़ कम्प्लीटली योर विश। अगर चाहो तो जापानी सीख सकते हो नेक्स्ट एंड 3rd सेमेस्टर के अंदर। अगर दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर आप लेना चाहो तो इट डिपेंड्स। बट
इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अभी जो मैंने कहा वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कहा कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए गए थे और कौन कौन से मैंने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए थे। इसके अंतर्गत एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये इंफॉर्मेशन शेयर करती है दैट इस साल ये टाइम स्पेन के अंदर टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर, केंद्र विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर और जितनी भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल है उनका जो हेडक्वार्टर है उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करती है। फिर अलग अलग हेडक्वार्टर से ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है हर एक स्कूल के अंदर, जहाँ से हर एक टीचर जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट आता है वो अप्लाई कर सकता है। और आइए पता करते हैं आगे क्या होता है। प्रोसीजर ये है कि लाइक आपको आपके इंस्टीट्यूट से JNV या KVS या CBSE एफिलिएटेड स्कूल से नॉमिनेट किया जाता है। आपके नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाते हैं, वहाँ से आपका नाम अगेन शॉर्ट लिस्टेड होके एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया में जाता है। फिर वो लोग आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाते हैं एम्बेसी में, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। 2019 तक एम्बेसी में बुलाते थे। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम क्लियर करो इंग्लिश की, अगर वो क्लियर कर देते हो फिर बाद में आपका इंटरव्यू होता है रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रपोजल एंड एवरीथिंग। वो 2 स्क्रीनिंग के बाद एक तीसरी स्क्रीनिंग होती है कि जो भी आपने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट बनाई है तो वहाँ आपकी एप्लीकेशन जाती है। एंड इन केस अगर एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट यू देन आपका 3rd स्क्रीनिंग भी क्लियर हो जाता है और आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर इज़ इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है ना मोहंती जी? हाँ जी। मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जब एग्ज़ाम देने गया था मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की इंग्लिश की, तो हमारे टाइम एम्बेसी पे जाके हमने रिटन एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू था। बट आप जब यहाँ आ रहे थे तो आपके समय में एक्चुअली थोड़ा सा उसमें बदलाव आया था, तो वो क्या बदलाव आया था आप थोड़ा बताना चाहेंगे? बदलाव तो कुछ ज़्यादा था नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पहले जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे तब सेम था कि फर्स्ट यू नीड टू क्वालिफाई द इंग्लिश टेस्ट, देन यू विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। लेकिन अप्लाई करने के 1 वीक के बाद एम्बेसी से पर्सनल मैसेज ईमेल भी आए कि इस बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन है तो इसलिए हम लोग इसका जो प्रोसेस से बदल रहे हैं। तो एट फर्स्ट विल कंडक्ट 1 वर्चुअल इंटरव्यू, आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड। तो हम लोग काफ़ी खुश थे, जो भी अप्लाई किए होंगे स्पेसिफिकली मैं भी खुश था कि चलो कोई बात नहीं, इस बार खाली इंटरव्यू से ही निकल जाएंगे। तो इंटरव्यू होने के बाद मे बी आफ्टर 15 डेज, इंटरव्यू के 15 डेज के बाद फिर से कॉल आया उनकी तरफ से कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बट नाउ यू नीड टू क्वालिफाई टॉफल और IELTS। तो टाइम भी बहुत कम दिए थे। उन्होंने कहा कि जो शॉर्टेस्ट आपका जो हो पाएगा, जो नियरेस्ट डेट में आ रहा है उसी को आप देके आपको क्वालिफाई करना है। जैसे कि बाकी कुछ कंट्रीज जाने के लिए IELTS के लिए 6 या 6.5 रहता है या टॉफल स्कोर 70 या 74, 75 रहता है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट द टेस्ट। तो उसके बाद टेस्ट दिए और क्वालिफाई करने के बाद फिर से उनको रिजल्ट भेजना पड़ा और रिजल्ट भेजने के बाद काफी 3 महीने के बाद जाके उन्होंने बताया कि नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपकी टाइम पे कोरोना की वजह से थोड़ा ये चेंज आया? कोरोना की वजह से तो बोल सकते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हो गया। लेकिन हमें पहले जो था सिस्टम वो हम जान ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली था क्या। हमारे टाइम क्या होता था कि सबसे पहले हमें कहा जाता था कि आप ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिए। वो अराउंड 60 मार्क्स की होती है, 1 आवर की टेस्ट। वो अटेम्प्ट करने के बाद हमको कुछ 40-45 मिनट्स का ब्रेक देते हैं और विदिन दैट टाइम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दैट वॉज द प्रोसीजर। हमारे टाइम पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईजी था या आपके टाइम पे हार्ड था, बट दोनों के टाइम पे अलग अलग था। अब नेक्स्ट एम्बेसी या तो नेक्स्ट किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करते वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। मोहंती जी, रोप वे में बैठे बैठे बताइए इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन
कि मैं एक अगर टीचर हूँ तो कहाँ टीचर हूँ, क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, वही सब। उसके बाद स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा कि आपने जो लिखा है अपने फॉर्म में कि आप जो रिसर्च प्रपोजल लिए हैं कि असेसमेंट के बारे में एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या रिसर्च करने वाले हैं, या आपका रिसर्च पेपर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसको डिस्क्राइब करने के बाद ही पूछे कि जैसे कि मैं हेडमास्टर पोस्ट में हूँ, तो उन्होंने पूछा कि एग्जैक्टली ये एक टीचिंग पोस्ट है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो मैंने कहा कि ये बोथ काम करता है, कि एक सुपरविजन का भी काम करता है और प्लस टीचिंग का भी काम करता है। तब जाके वो कन्विंस हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि अगर शॉर्ट नोटिस में आपको ये बताया जाएगी कि आप सेलेक्ट हो गए और आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, तब मैंने वही कहा कि हाँ ऑब्वियसली जा सकता हूँ। फिर उनका कहना था कि आपने कौन कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, रेफरेंस लिस्ट क्या है आपका। तो जब वो मैंने लिस्ट बताया तो उन्होंने कहा कि आपका जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया, जो ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से वो सेट नहीं हो रहा है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो दोबारा आपको मौका मिलेगा कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और बेसिक चीज़ें वही, जापान के बारे में क्या अच्छा लगता है या आप क्या जानते हैं वो बताना है, या ऐसे इंडिया में टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, वही सब पूछने के बाद लगभग 18 से 20 मिनट ही उन्होंने लिया था इंटरव्यू। उसके बाद ऑल द बेस्ट बोल के उन्होंने ख़त्म किया था। पैनल में तो दो ही लोग हो गए, एक जापानीज और एक अपना हाँ, एम्बेसी में हाँ, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जापान, इंडिया, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी, डिफरेंसेस भी है, ठीक है। हाँ। तो जापान आने के समय कुछ तैयारियां या प्लानिंग या कुछ कोई फर्स्ट इम्प्रेशन लेके आप आए हो जापान के बारे में? क्योंकि सी आई थिंक टुडे इज़ योर ऑफिशियल फर्स्ट डे इन जापान आफ्टर क्वारंटीन. I have been here for more than a year now, but I just wanted to know that with what approach you have come, क्या impression लेके आए हो जापान की, और क्या क्या preparations करके आए हो? देखिए, ऑलरेडी इतने साल हम लोग इंडिया में बिता चुके हैं। ऑब्वियसली जापान के बारे में जब भी कोई बात करता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव बातें ही आती है जापान के बारे में, कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं। अगर डिसिप्लिन के बारे में देखें तब भी वो काफ़ी आगे हैं। क्लीनलीनेस के बारे में देखें, पंक्चुअलिटी के बारे में देखें, तो ये सारी चीज़ें बस सुने हैं आज तक। तो दिमाग में वही है कि अगर एक इतना टाइम मिला है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो सबसे पहले देखना है कि क्या जो हमने सुना है क्या वो सही है, ये पहले जानना ज़रूरी है। अगर वो जान जाएंगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा कि हाँ, जो सुना था थ्योरी में, जो सुना था वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही है। तो अभी तक तो कुछ तो सही देखा है। आगे जितना टाइम यहाँ रहूँगा तो उम्मीद करूँगा कि सब कुछ वैसे ही सही चले और कुछ नया एक्सपीरियंस हो। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर था। और क्या क्या प्रिपरेशंस करके आए हो? बहुत वेदर भी बहुत डिफरेंस है यहाँ इंडिया और जापान में। बस एक चीज़ की है, ईस्टर्न इंडिया से मैं हूँ, वहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम 40-45 डिग्री हो जाता है, मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री तक आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो यूनिवर्सिटी मिली है वो वहाँ पर टेम्परेचर -5, -10 तक भी जा सकता है। तो बस प्रिपरेशन सर्दी की है कि ये विंटर सीजन कैसे झेलना है, बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट फॉर मी। निगाता जा रहे हो ना? निगाता यूनिवर्सिटी एंड जोएत्सु यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। जो निगाता में 6 मंथ्स इंटर्नशिप जापानीज कोर्स है, फिर उसके बाद जो रिसर्च प्रपोजल है मेरा, उसको लेकर मुझे काम करना है जोएत्सु यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। निगाता में ठंड पड़ती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा थोड़ा अपना। बहुत ज़्यादा ठंड है। टीचरों ने भी काफ़ी कुछ सलाह दे दिया है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ ड्यूरिंग विंटर। No, so far my experience, Japan is a pretty safe country and you are going to have wonderful days in Japan, no problem. And there are lots of things to learn and wish you a very happy learning journey in Japan. वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट, फील फ्री टू आस्क। आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। मोर ओवर, यू मे लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, और आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियोज़ साझा कर सकते हो। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। एंड आपको मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।